कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से कभी नहीं चलती, बल्कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ घटित होता है। आज की कहानी मयंक जी की है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। बाबा श्याम की कृपा से अब कोई समस्या नहीं बचेगी। लेकिन अचानक एक ऐसी समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई जिसका समाधान कैसे होगा उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। मयंक जी ने भागीरथ पैलेस में बहुत समय तक, तकरीबन 12-15 साल तक सामान ढोने का काम किया। अगर आप कभी चांदनी चौक जाएंगे तो आपको वहां ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जो इस तरह का काम करते हैं। ये लोग आपका सामान आपकी गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मयंक जी भी इसी तरह चांदनी चौक की तंग गलियों में काम करते थे। किसी दिन वे 200 रुपए कमाते, कभी 1000, कभी 1500। ऐसे ही उन्होंने 10-15 साल यहां गुजार दिए। वे ये काम मन से नहीं करते थे क्योंकि उनका दिल कहीं और था, लेकिन और कोई जॉब अभी उपलब्ध नहीं थी। वैसे तो उनका मन एक छोटी सी दुकान खोलने का था। शादी के समय ही उन्होंने अपनी धर्मपत्नी स्मिता से ये बात कही थी कि अभी फिलहाल हम अपनी दुकान शायद नहीं खोल पाएंगे, लेकिन एक किराए की दुकान लेकर कन्फेक्शनरी या परचून की दुकान खोलनी है। कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं व्यापार कर पाऊं। उनका मन हमेशा से व्यापार करने का था। बाजार की चहल पहल, ग्राहकों से बातचीत, सामान बेचने का रोमांच, ये सब उन्हें बचपन से ही आकर्षित करता था। मयंक जी की पत्नी स्मिता बाबा श्याम को बहुत ज्यादा मानती थी। शादी के बाद अब दोनों पति पत्नी बाबा को मन लगाकर पूछते थे। बाबा श्याम ने उनकी छोटी छोटी मनोकामनाएं कम समय में पूरी कर दी। जैसे मयंक जी को एक अच्छा ठेकेदार मिल गया जो उन्हें नियमित काम देता था। स्मिता को घरों में काम मिलने लगा जिससे घर का खर्च आसानी से चलने लगा। तो उन्होंने बड़ी अरदास लगा दी। उन्होंने अरदास लगाई कि बाबा श्याम, हमारे दोनों बच्चे बेहतरीन स्कूल से पढ़कर निकलें, एक ऐसे स्कूल से जिसका नाम बताते हुए हम गर्व महसूस करें। उन्होंने एक ऐसे स्कूल का सपना देख लिया जो कि आर्थिक रूप से उनके बजट से बहुत दूर था। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट सब मिलाकर एक साल का खर्चा उनकी साल भर की कमाई से ज्यादा था। उनके दोनों बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में ठीक ठाक, लेकिन शैतानियों में बहुत तेज। बड़ा बच्चा हमेशा गली में क्रिकेट खेलता, छोटी बेटी घर में गुड़िया से खेलती हुई दीवारों पर चित्र बनाती। मयंक जी जिस घर में किराए पर रहते थे उस घर के मालिक को उसमें थोड़ा रेनोवेशन कराना था। मयंक जी से उन्हें कोई समस्या नहीं थी। वो किराया टाइम पर देते थे, घर साफ सुथरा रखते थे। तो एक दिन मकान मालिक ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मयंक भाई, आप 1 महीने यहां रह लो, मैं उसका किराया नहीं लूंगा, लेकिन आप कहीं और घर देख लो। मुझे अपना मकान ठीक कराना है और मैं अब यहां परिवार के साथ रहने वाला हूं। मयंक जी ने कहा, ठीक है मालिक, आपका मकान है, आप आ रहे हो तो कोई बात नहीं। और देखिए मकान मालिक का दिल कितना बड़ा है, वरना कौन किराया छोड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप 1 महीने यहां रहते रहो और बीच बीच में समय निकालकर कोई दूसरे मकान की तलाश करते रहना। मयंक जी की पत्नी स्मिता दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। सुबह जल्दी उठकर 3-4 घरों में काम निपटाती, दोपहर तक थक कर घर लौटती। सब हिसाब किताब ठीक चल रहा था। मयंक जी की कमाई से राशन किराया और स्मिता की कमाई से बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती थीं। वो लोग कभी कभी घूमने चले जाते थे, चांदनी चौक की गलियों में चाट पकौड़ी खाते, बच्चों को झूला झुलाते। मयंक जी और स्मिता ने आसपास मकान ढूंढने शुरू कर दिए। वो सुबह से शाम तक गलियों में घूमते। कोई कहता 15,000 किराया, कोई 20,000। मयंक जी ने स्मिता से कहा, ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली में शायद हमारे लिए कोई मकान खाली ही नहीं है। जो मिल रहा है वो अपने बजट से बाहर है। उनकी 7-8 हजार तक की गुंजाइश थी। एक रात जब मयंक जी और स्मिता खाना खाकर बैठे तो मयंक जी ने कुछ सोचते हुए स्मिता से कहा, क्या हम अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं? अभी जो हम मकान देख रहे हैं कि 7-8 हजार में मिल जाए, 9-10 हजार तक क्या हम जा सकते हैं? तो स्मिता ने कहा, जा तो सकते हैं, लेकिन फिर आपके जो जुड़े पैसे हैं फिर वो हल्के होने शुरू हो जाएंगे। जो आपका एक सपना है एक किराए की दुकान लेने का, वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो, कोई किराए की दुकान देता है तो 2-3 महीने का पैसा जाता है, पैसा जमा करना पड़ता है,
सिक्योरिटी, एडवांस, किराया, सामान, ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में रखकर चल रहे थे। दरअसल मयंक जी जो पैसे जोड़ रहे थे उससे वो दिल्ली में नहीं, कहीं बरेली में या कहीं बिहार में, पटना में या झारखंड में दुकान खोलने का मन बना रहे थे, क्योंकि उस तरफ उनके बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन देखिए किस्मत कैसे बदल जाती है, पता नहीं चलता। और इसकी एक वजह और ये थी कि दिल्ली में दुकान का किराया बहुत ज्यादा होता है और वहीं पटना, बिहार या झारखंड में कुछ कम में काम बन जाता। मयंक जी और स्मिता खाना खा चुके थे और बैठे बैठे बात कर रहे थे। तभी मयंक जी ने कहा कि बाहर आज मौसम कितना अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। चलो एक काम करते हैं, दोनों बच्चे तो सो रहे हैं, हम पैदल पैदल चलकर एक चक्कर लगा कर आते हैं। तो स्मिता ने कहा, बाहर बच्चों को ऐसे छोड़कर? तो उन्होंने कहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारा आस पड़ोस बहुत अच्छा है, अंकल आंटी सब जानते हैं हमें, और बाहर से ताला लगाकर चलते हैं ना। अब बच्चों के लिए भी आइसक्रीम ले आएंगे और इन्हें जगाकर आइसक्रीम खिलाएंगे, सरप्राइज हो जाएगा। तो स्मिता ने कहा, ठीक है, लेकिन आपका एकदम से आइसक्रीम खाने का मन कैसे कर गया? अरे कोई बात नहीं, चलते हैं, थोड़ा मौसम का मजा लें, थोड़ा टहलें, मन हल्का हो जाएगा। अब मयंक जी और स्मिता दोनों बाहर टहलते टहलते आइसक्रीम वाले तक पहुंचे। उन्होंने 4 आइसक्रीम खरीदी। दोनों खाते खाते चल रहे थे तो उन्होंने देखा जमीन पर एक बुजुर्ग आदमी 3 फोटो लगाए बैठा है। उसके पास सिर्फ 3 तस्वीरें थीं और रात हो रही थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उस समय ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी, सिर्फ उसके पास 3 तस्वीरें रखी थी और वो तीनों तस्वीरें बोरी पर रखी थी, जिस पर कोई फ्रेम नहीं था, सिर्फ तस्वीर थी। और ये तीनों बाबा श्याम की तस्वीरें थीं। नीले वस्त्र, नीला मुकुट, बड़ी मूछें, काजल लगी आंखें, बाबा की मुस्कान ऐसी कि दिल खुश हो जाए। अब एकदम स्मिता बाबा श्याम को देखते ही रुक गई और मयंक से बोली, एक तस्वीर ले लेते हैं ना? तो मयंक जी ने कहा, हाँ, लेकिन ये ऐसे क्यों बेच रहा है? मयंक जी ने उस बुजुर्ग से कहा, अरे बाबा, इस तरह से जमीन पर रखकर तो मत बेचो। तो उस बुजुर्ग ने कहा, जमीन पर नहीं रखी मैंने, आसन बिछा रखा है। तो स्मिता ने हंसकर कहा, यह आसन नहीं है, ये तो बोरी है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमारे लिए तो आसन ही है, आपको अगर चाहिए तस्वीर तो दे दूंगा। स्मिता ने पूछा, जी कितने की है? उन्होंने कहा, ये एक आइसक्रीम खिला दो और एक तस्वीर उठा लो। उन्होंने कहा, ठीक है, आइसक्रीम तो हम वैसे ही खिला देते हैं आपको, पहले पैसे तो बताओ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं जी, आप एक काम करो, अपने मन से कुछ भी दे दो, 2 रुपए दे दो। उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, 2 रुपए? ये कैसी बात कर रहा है? तस्वीर भी अच्छी है, शायद किसी मंदिर से मिली होगी। उन्होंने 2 रुपए निकाले और उस बुजुर्ग को दे दिए। अब उसने वो तस्वीर उठाकर दी जो स्मिता मांग रही थी। तीनों तस्वीरें बड़ी प्यारी थीं। हर एक में बाबा की अलग अलग मुद्रा, एक में हाथ उठाए आशीर्वाद देते, एक में मोर पंख वाला मुकुट। वो आदमी उठा, उसने बोरी उठाई और बाबा श्याम की जो बाकी 2 तस्वीरें थीं वो बोरी पर से ऐसे ही साइड में हटा दी और बोरी को कंधे पर रखा और चल दिया। स्मिता ने कहा, अरे ये क्या तरीका है, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, हाँ, ये भी उठा लो, मेरी तरफ से मुफ्त है। स्मिता ने कहा, ये क्या तरीका है, ये ईश्वर की तस्वीर है, इस तरह से फेंक के जा रहा है मूर्ख आदमी। मयंक जी को भी बहुत बुरा लगा। वो तेज तेज चलकर गए और उस आदमी को रोक लिया और उससे बोले, भाई, पहली बात, जो तुम्हें खाने कमाने को दे रहा है उसकी तुम बिल्कुल कदर नहीं कर रहे, कोई आदर नहीं दे रहे। बाबा श्याम की तस्वीर तुमने बेची, मैंने खरीदी, तुम्हें मुनाफा हुआ, उसके बाद तुम ये हरकत कर रहे हो। तो वो बुजुर्ग कहने लगा, मुझे तो तीनों तस्वीर यहां पड़ी मिली थीं, वो तो मैं रखकर बैठ गया और बेच दी। मयंक जी ने कहा, क्या बेकार की बात कर रहे हो, बाबा श्याम की तस्वीर ऐसे कैसे? उस बुजुर्ग ने कहा, तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है ना, तो तू ले जा। मयंक जी ने कहा, हाँ, मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत गलत है। वो बुजुर्ग आदमी तो चला गया और मयंक जी और स्मिता एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसे मूर्खों का कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसे सोचना चाहिए कि बाबा श्याम की तस्वीर का अनादर कर रहा है। तो स्मिता ने कहा कि मैं तो बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, पर उसकी उम्र देखकर रुक गई। मयंक जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। तभी आइसक्रीम वाला भैया आ गया। वो मयंक जी से बोला, भैया, ये बाबा की एक तस्वीर मुझे दे दो ना। तो स्मिता हंसकर कहती है,
अच्छा, आप बाबा को जानते हो? आइसक्रीम वाले भैया ने कहा। जानते हो? अरे, ये जो आइसक्रीम की ठेली है बाबा की कृपा से ही है। हर आइसक्रीम से 1 रुपया बाबा को जाता है और मेरे पास उनकी तस्वीर है, लेकिन छोटी है। मयंक जी ने कहा, भैया कहाँ लगाओगे? तो वो बोला, एक तस्वीर मैं यहां अपनी ठेली पर लगाना चाहता हूं। स्मिता ने एक तस्वीर निकालकर उसे दे दी। उसने कहा, दीदी आप बुरा ना मानो तो एक तस्वीर और मिल जाएगी क्या? मैं आपको इसका पैसा दूंगा। स्मिता ने कहा, पैसे की जरूरत नहीं है, बस ये हमारी आइसक्रीम खराब हो रही है। आप हमें आइसक्रीम बदलकर दूसरी ठंडी आइसक्रीम दे दो। उसने आइसक्रीम चेंज कर दी। स्मिता ने मयंक जी से कहा, हमारे लिए तो एक ही तस्वीर काफी है ना, ये दूसरी तस्वीर भैया को दे दें, ये अपने घर पे लगा लेंगे। जितनी देर में वो दोनों डिसाइड कर रहे थे, उतनी देर में बाबा श्याम की तस्वीर उसने अपनी ठेली में एक जगह एडजस्ट करके चिपका ली। अब स्मिता कहती है, अरे आप तो बहुत ज्यादा ही तेज हो। तो वो हंसकर कहता है, मैं बहुत समय से ये वाली तस्वीर चाह रहा था। ये नीले पोशाक में, नीले मुकुट में, बड़ी मूछें, काजल लगा, ये वाली तस्वीर एक बार देखी थी। तब से मन में था कि मिलेगी ना तो पक्का मैं लगाऊंगा। और देखो बाबा मेरे व्यापार में कितनी बरकत करेंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, बस यही आस्था और विश्वास रहना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने उसे दूसरी तस्वीर भी दे दी कि आप ये घर पर रख लेना। वो इतना खुश हुआ कि कहने लगा, भैया आप 5-6 दिन मेरे पास आना, मैं आपको मुफ्त आइसक्रीम खिलाऊंगा, 4 आइसक्रीम रोज दूंगा। उन्होंने कहा, अरे नहीं, हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, इतना तो हम दोनों कमा लेते हैं कि आपसे आइसक्रीम खरीद सकते हैं। वो बोला, अच्छा एक काम करिए, आप अपने लिए नहीं लेना, आप ये 2 आइसक्रीम बच्चों के लिए ले जा रहे हो ना, मैं लगातार 4-5 दिन बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? तो मयंक जी बोले, हमारा इधर आना होगा तो हम बच्चों को साथ लाएंगे और आइसक्रीम खिलाएंगे। आइसक्रीम वाले भैया की आंखों में चमक थी। बाबा की तस्वीर लगाते ही उसका चेहरा खिल उठा, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अब वो अपने घर गए। स्मिता बाबा श्याम की तस्वीर को एक कपड़े से पोंछना शुरू करती है। उस पर मिट्टी लग रही थी। स्मिता धीरे धीरे पोंछती, बाबा की आंखों में देखती और मन ही मन प्रार्थना करती। जब वो उनकी तस्वीर को साफ कर रही थी तो उनके मुकुट पर जो मोरपंख लग रहा था, स्मिता को ऐसा महसूस हुआ कि वो थोड़ा जैसे हवा चलने से मोरपंख हिलता है ना, वैसा हुआ। हल्का सा कंपन, जैसे बाबा सांस ले रहे हों। वो तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी बच्चे आ गए। मम्मी आप आइसक्रीम लाए थे, कहां पर रखी है? उन्होंने कहा, वो बेटा रसोई में कटोरी में रखी है, जाओ दोनों खा लो। और तुम दोनों जाग गए? बच्चों ने कहा, आपके जाते ही हम दोनों जाग गए थे, लेकिन आप हमें बाहर से बंद कर गए। इतने में मयंक जी आते हैं। वो स्मिता से कहते हैं, क्या हो गया, इतने गौर से क्या देख रही हो? बाबा ने कुछ कहा क्या? तो स्मिता ने बताया, बाबा का ये जो मुकुट है इस पर मोरपंख लगा है और ये हिला है। मयंक जी ने कहा, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये तस्वीर ही तो है। स्मिता बोली, नहीं नहीं, मुझे पक्का विश्वास है, मैंने महसूस किया है, हवा नहीं चल रही थी फिर भी हिला। तो मयंक जी मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं, यानी ये कोई स्पेशल तस्वीर आ गई है हमारे पास, इनसे हम जो मांगेंगे वो होगा। तभी दोनों बच्चों ने सुन लिया। वो एकदम से तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, कल हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाए, हमारे कल टेस्ट है क्लास में। अब मम्मी पापा हंसने लगे, अरे जाओ आइसक्रीम खा के सो जाओ। बाबा शाम भी कहेंगे कि बच्चे अरदास भी लगा रहे हैं तो ये कि कल हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाए। और कमाल की बात देखिए, अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो गई। सुबह 6 बजे से बारिश पड़ रही थी, इस वजह से स्कूल की छुट्टी हो गई। बच्चों ने कहा कि हमने बाबा से अरदास लगाई थी, बारिश हो गई। मम्मी पापा ने बात हल्के में ली, उन्हें ये एक संयोग लग रहा था, लेकिन बच्चों का विश्वास बढ़ गया। अब वे तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते, छोटी छोटी मांगे मांगने लगे। दोनों बच्चे अक्सर मयंक जी और स्मिता को बातें करते हुए सुनते थे। उन्हें भी पता था कि उनके पापा कितनी मेहनत करते हैं। माँ दूसरों के घरों में जाकर चौका बर्तन करती है। मयंक जी रातों को सोते नहीं थे, छत पर जाकर सिगरेट पीते थे और सोचते कि कब अपना सपना पूरा होगा। अब दोनों बच्चों ने एक और अरदास लगा दी। वो बड़ी मासूमियत से बोले, मम्मी पापा जो सोच रहे हैं, जो मांगते हैं आपसे, आप उन्हें देते क्यों नहीं हो? इतने समय से पापा एक दुकान के लिए सोच रहे हैं, आप देते क्यों नहीं हो? दोस्तों अब मयंक जी के पास मौका खुद चलकर आया।
बारिश बंद हुई तो बच्चों ने फरमाइश कर दी कि सूजी का हलवा खाना है। तो मयंक जी ने कहा, ठीक है, मैं सूजी लेकर आता हूं। मयंक जी पास की किराने की दुकान पर गए और बोले, लाला जी थोड़ी सूजी चाहिए, घर पे हलवा बनेगा। मयंक जी ने दुकान को ध्यान से देखा और बोले, लाला जी आज सामान थोड़ा कम नहीं है दुकान में, क्या हुआ? लाला जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, जिस दाम पे भी सामान बिके मैं तो बेच के यहां से चला जाऊंगा। मयंक जी ने पूछा, क्या हुआ, अच्छी खासी चलती दुकान है आपकी? उन्होंने कहा, भैया चलती दुकान तो है, लेकिन ये दुकान कोई चला नहीं पाएगा। मयंक जी ने आश्चर्य से कहा, मैं समझा नहीं। लाला जी बोले, तुम जानते हो ना, इस दुकान का जो मालिक है वो ऊपर ही रहता है, ऊपर के दोनों फ्लोर उन्हीं के ही हैं, पता है? हाँ। तो भैया उनके घर में 2 बदतमीज लड़के हैं। अब एक बात बताओ, दुकान के ठीक सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर देते हैं, मोटरसाइकिल कार, ग्राहक कहीं से आ नहीं सकता। मैं मकान मालिक को कहता हूं तो वो कहता है कि भैया हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, क्या करें, बदतमीज हैं। अरे सामने पार्क है, पार्क के पास भी तो गाड़ी लगा सकते हैं ना, लेकिन वो जानबूझ के इधर लगाता है। और परसों तो उसने सारा सामान वगैरह फेंक दिया, तराजू फेंक दिया। ये कोई तरीका है भैया? मैं कहीं और दुकान कर लूंगा, लेकिन यहां मैं दुकान नहीं चला सकता। मयंक जी ने कहा, तो आप ये चलती हुई दुकान छोड़ देंगे? पूरी सोसाइटी में, आसपास की कॉलोनी में सिर्फ 3 दुकानें ही तो हैं, और बाकी दोनों तो बहुत दूर हैं। यहाँ के सभी लोग आपके पास ही तो आते हैं। तो लाला जी ने कहा, भैया तू कर ले दुकान। क्या मतलब? अरे तू कर लेना और इनसे अपने आप उलझ लियो। मयंक जी ने कहा, नहीं मैं कैसे कर सकता हूं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं सुन सुन, मेरे साथ बैठ 1 मिनट। मयंक जी ने पूछा, लाला जी दुकान का किराया कितना है? तो वो बोले, मैं किराया वगैरह सब देख लूंगा, मेरा सामान काफी है, तुझे मैं जानता हूं, तेरे परिवार को भी जानता हूं, सीधे साधे प्यारे लोग हो, और तुम बाबा श्याम को भी बहुत मानते हो। जब बाबा श्याम का जागरण हुआ था तब सबसे ज्यादा तुम्हें आनंद आ रहा था, तो मैं भी बाबा श्याम की ही टोली का हूं, पर मैं ऐसे लोगों से उलझ नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है। मयंक जी बोले, तो मैं कौन सा बड़ा पहलवान हूं, या मैं कोई कहीं का दादा हूं जो मैं इन लोगों से उलझूंगा? उन्होंने कहा, बेटा देख तू जवान है, मैं हूं बुजुर्ग, भाई 60-62 साल मेरी उम्र है, मुझे गाली वो देकर चले जाते हैं, मुझे धक्का दे देते हैं, मैं क्या कर लूंगा, लेकिन तू जवाब दे सकता है, और हो सकता है तेरे से कुछ कहे भी ना। भाई तेरा डील डोल अच्छा है, शरीर बढ़िया है। मयंक जी ने कहा, लेकिन दुकान का किराया बताइए ना। लाला जी ने कहा, तुझे किराए पे दुकान मैं दिलवा दूंगा, यही वाली, और आधे ही दाम में दिलवा दूंगा, क्योंकि मकान मालिक भी अपने बच्चों से बहुत परेशान है, और वो कहते हैं कि अगर दुकान नहीं हुई तो नीचे इनके बैठने का अड्डा बन जाएगा। मैं मकान मालिक से बात करता हूं। मकान मालिक को बुलवाया गया। अब ये जो मकान मालिक हैं ये आते हैं और कहते हैं, मयंक भाई आप अगर यहां दुकान कर लोगे तो हमें भी सहूलियत रहेगी, हम किसी ऐसे आदमी को दुकान देना चाहते हैं जो हमारी भी थोड़ी देखभाल कर पाए, और आप अच्छे आदमी हो। मयंक जी ने कहा, आपकी दुकान अच्छी जगह है, यहाँ किराया भी बहुत ज्यादा होगा, मैं कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा, आप कितना किराया मान के चल रहे हो? उन्होंने कहा, बाबूजी मैं अपनी गुंजाइश के हिसाब से 1000-1500 से ज्यादा किराया नहीं दे सकता हूं। मकान मालिक मान गए और दुकान उनको दिलवा दी गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। दुकान में बचा हुआ सामान, साबुन की टिक्की, अगरबत्ती, धूप बत्ती, राशन, चावल वगैरह सब उन्हें आधे पौने दामों में मिल गया। लाला जी ने अपनी सिरदर्दी मयंक जी को दे दी। अब मयंक जी गए थे सूजी लेने, उन्हें काफी देर हो गई थी, तो स्मिता दुकान तक आ गई। देखा तो वहां सभी लोग बैठे थे, मीटिंग चल रही थी। दुकान का मालिक भी बैठा था, और जो दुकान चलाते हैं लाला जी वो भी बैठे थे, और उनके हस्बैंड भी बैठे थे। लाला जी ने स्मिता को आते देखकर कहा, अरे बिटिया आओ, मुंह मीठा करो, और एक टॉफी निकाल के उन्हें दे दी। स्मिता चौंक गई, टॉफी? क्या हुआ? तो मयंक जी ने कहा, यह दुकान मैंने किराए पर ले ली है। स्मिता जी ने पूछा, क्या, ऐसे कैसे, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, और घर चलो मैं बताता हूं। घर पहुंचकर वो स्मिता को सारी बात बताते हैं, लाला जी की परेशानी, मकान मालिक की मजबूरी, किराए में छूट। तो उन्होंने कहा, सारी बातें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके जो दोनों बच्चे हैं और बच्चों के जो यार दोस्त हैं, रात को रोज ड्रामा करते हैं, आप भी जानते हो कि पी पा के आते हैं, उनसे कौन उलझेगा? मयंक जी ने कहा, अरे मैं किसी से उलझने के लिए दुकान नहीं कर रहा, मैं तो अपने भविष्य को संवारने के लिए कर रहा हूं।
और ये जो हमारे बाबा श्याम हैं, ये संवारेंगे हमारे जीवन को, और बाबा श्याम देख लेंगे उन्हें। स्मिता बोली, देखिए, मुझे झगड़े वगैरह से बड़ा डर लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मयंक जी बोले, अरे झगड़ा किस बात का होगा? अगर वो गाड़ी सामने लगाएंगे तो उनसे प्यार से कहूंगा कि गाड़ी हटा लें। स्मिता ने कहा, तो ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मयंक जी ने जाकर अपने एक पंडित दोस्त से कहा, भाई मैं कल दुकान कर रहा हूं, किराए की चलती चलाती दुकान मिली है, उसमें पूजा करके तुझे शुरुआत करानी है। उसने कहा, हाँ हाँ मयंक भाई, जरूर आऊंगा। मयंक जी ने पूछा, तो दक्षिणा कितनी लेगा? उसने हंसकर कहा, अच्छा तो दक्षिणा भी मिलेगी मुझे? तो एक काम करियो, 1 दर्जन केले खिलवा दियो, बहुत है। मयंक जी ने कहा, देख मजाक नहीं, सच में मेरी गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं दुकान कर रहा हूं। तो उनका दोस्त कहने लगा, अरे तू चिंता मत कर, जब जरूरत होगी मैं तेरे से पैसे मांग लूंगा। बता कब आना है और कब उद्घाटन कर रहा है दुकान का? उसने कहा, यार कल सुबह आ जा। कल सुबह? उनका दोस्त बोला, लेकिन तू एक काम करना, 4 दिन रुक जा। तू बाबा श्याम को बहुत मानता है ना? हाँ हाँ, तो ध्यान नहीं तुझे, 4 दिन बाद 11 है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, 11 वाले दिन मैं उद्घाटन करूंगा। मयंक जी ने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बोल दिया। स्मिता जिन जिन के घरों में काम करती थी, उसने भी जाकर सभी मालकिन लोगों को बताया। सब बहुत खुश हुई कि अच्छा है, तरक्की कर रही है, लेकिन कुछ गुस्सा भी हो गई कि ये अच्छा खासा काम करती थी, अब जा रही है, अब बड़ी मुश्किल से दूसरी मिलेगी। ये ईमानदार भी है, सामान जहां रखा है वहीं रखा होता है। कुछ मालकिनों ने रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे तो जाना है, और अब हस्बैंड और मैं दोनों बिजनेस करेंगे। अब 11 आई। बाबा श्याम से उन्होंने प्रार्थना की कि बाबा संभालना, बहुत कठिन रास्ता है, और शुरुआत में ही ऐसा लग रहा है कि आज रात ही कोई पंगा हो जाएगा। दिल में घबराहट, नींद नहीं आ रही। सुबह सुबह पंडित जी आए। अच्छे से उन्होंने दुकान में छोटा सा जो हवन कराना था वो कराया। बाबा की तस्वीर के सामने मंत्रोच्चार, घी की आहुतियां। बच्चे बहुत खुश थे। इनके भी स्कूल के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए थे। आसपास के लोग जो उन्हें सपोर्ट करते थे वो आए थे, और जो बाबा श्याम को बहुत मानते थे वो भी आए थे। अच्छे से हवन कीर्तन चल रहा था। तो 8-10 साइकिलें बाहर खड़ी थी, कुछ साइकिलें सामने की तरफ भी खड़ी थी, और 1-2 ऑटो भी खड़े थे। तभी एक बड़ी गाड़ी मकान मालिक के लड़के की आई, और उसने वहां जो साइकिल खड़ी थी उसके बिल्कुल पास में रोकी। उसने देखा कि इतनी गाड़ी खड़ी है, उसकी कार की वजह से परेशानी होगी। ये देखकर मयंक जी बाहर गए और हाथ जोड़कर बोले, भैया जी जय श्री श्याम। वो लड़का थोड़ा अलग ही मूड में था, शायद वो सुबह से ही शराब पिया हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, क्या है और तू कौन है? मयंक जी ने कहा, जी मैंने ये दुकान किराए पर ली है, मेरी दुकान में पूजा चल रही है, थोड़ी सी आप गाड़ी पीछे कर लो, या वहां सामने लगा लो पार्क के कोने पर, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। तो उसने कहा, ये मेरा घर है ऊपर, और उसके ऊपर वाला भी हमारा ही है, ये नीचे की दुकान भी हमारी है, मेरे बाप ने किराए पे दी तुझे, तू मुझे बताएगा कहाँ लगानी है गाड़ी? मयंक जी ने कहा, नहीं भैया, आपकी ही गाड़ी में दिक्कत आएगी, वो जो साइकिल खड़ी है उसमें लोहे के सरिये लग रहे हैं, देखो पीछे, आपकी गाड़ी महंगी है, काले कलर की है, तो ऐसा ना हो कि कहीं खरोंच आ जाए। तो वो गुस्से में गाड़ी रिवर्स कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गलती से उसकी गाड़ी आगे को चली गई और उसकी कार में एक बड़ा सा स्क्रैच आ गया। वो एकदम बौखला सा गया। वो गाड़ी पीछे करता है और गुस्से में गाड़ी से निकलकर साइकिल में लात मारता है। साइकिल में सरिये निकले हुए थे। जब उसने साइकिल में लात मारी तो गलती से वो सरिया उसके पैर में घुस गया। जैसे ही सरिया घुसा वो एकदम चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसके साथ जो उसके दोस्त बैठे थे वो उतर के भाग गए कि पता नहीं क्या बात हो गई। लड़के का पैर टूट गया। मयंक जी ने तुरंत उसे गोदी में उठा लिया, गाड़ी में रखा और सीधा एक अस्पताल लेकर गए। रास्ते में ट्रैफिक, बारिश की कीचड़ थी, लेकिन मयंक जी के मन में सिर्फ एक विचार था कि बाबा संभालो। मयंक जी की जेब में एक भी रुपया नहीं था। उस लड़के के पास भी पैसे नहीं थे। मयंक जी का फोन दुकान में छूट गया था। वो हॉस्पिटल के अंदर गए और बोले, भाई साहब इनको ऐसे ऐसे चोट लग गई है, ठीक करो। लड़का बेहोश हो गया। मयंक जी को मकान मालिक का फोन नंबर नहीं पता था। किसी को यह नहीं पता था कि मयंक जी कहां गए। बस ये पता था कि ऊपर वाले लड़के से बोल रहे थे कि गाड़ी थोड़ी आगे लगा लो। अब स्मिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मयंक जी यहां बहुत ज्यादा परेशान थे
कि मैं कैसे बात करूं, क्या करूं, और दुकान से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर आया हूं। यहां किसी से जान पहचान नहीं है, फोन नहीं है मेरे पास, और मकान मालिक का नंबर भी नहीं है। यहां रुपया देना है तभी काम होगा। मयंक जी अपने कुर्ते की जेब वगैरह चेक कर रहे थे कि फोन हो, पैसे हो, कुछ तो हो। तो उनकी जेब में सिर्फ बाबा श्याम की तस्वीर और एक रुमाल था। तस्वीर देखकर वो सोचने लगे कि अरे ये तो दुकान में रखनी थी मुझे, मेरी जेब में कैसे आ गई। बाबा श्याम, अब आप मुझे मिले हो ना, तो कोई रास्ता ऐसा दिखाओ जो इस बालक की जो समस्या हुई है वो दूर हो जाए। तभी वहां पर एक सफेद कोट पहने डॉक्टर साहब अंदर जा रहे थे। उन्होंने देखा मयंक जी तेज तेज बाबा श्याम को ऐसे देख के बात कर रहे थे, हाथ जोड़े, आंखें बंद। वो रुक गए और कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, जय श्री श्याम, 11 वाले दिन बाबा से इतनी बातें कर रहे हो, क्या हुआ। अब मयंक जी ने डॉक्टर को देखा। जय श्री श्याम, मेरा नाम मयंक है और मेरे मालिक का जो लड़का है उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसको लेके आया हूं मेरे पास, लेकिन अभी ना फोन है ना पैसे। ये मालिक की गाड़ी है, आप चाहो तो इसकी चाबी मैं आपको दे दूं। डॉक्टर साहब बोले, एक मिनट, सारी चीजें छोड़ो। ये मालिक का बेटा है, वो बड़ी गाड़ी है, सब छोड़ो, मुझे मतलब नहीं है। तुम बाबा से क्या कह रहे थे। मयंक जी ने कहा, मैं बाबा से कह रहा था कि किसी तरह से मदद हो जाए। तो हाँ, बाबा ने मुझे भेज दिया ना। अब और बताइए साहब, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी। मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, मैं इस अस्पताल में काफी सीनियर पोस्ट पे हूं। आप बताइए कौन सा बच्चा है, कैसे क्या हुआ है, बताइए। जैसे ही वो आए सभी 4-5-6 डॉक्टर काम पर लग गए। ऑपरेशन थिएटर तैयार हुआ, नर्स दौड़ रही थी। मयंक जी ने कहा, लेकिन भाई साहब मेरी बात आप सुनो तो सही। उस डॉक्टर ने जय श्री श्याम कहा और वो चला गया। अब मयंक जी को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हुआ था। अब उनका ना नाम पता है ना कुछ और। वो आधे घंटे तक बाहर खड़े रहे। वो बहुत ज्यादा बेचैन थे, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, पसीना छूट रहा था। मन में बाबा का नाम जप रहे थे। वहां दुकान पर सब लोग परेशान कि मयंक जी कहां चले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कीर्तन रुक गया, लोग इधर उधर ढूंढने लगे। उस लड़के को 40-45 मिनट बाद हल्का सा होश आया। उसने देखा कि सामने वही आदमी है जिसके साथ गाली गलौज, बदतमीजी सब हो रही थी। उसने बस मयंक जी को देखकर हाथ जोड़े और फिर आंखें बंद कर लीं। अब मयंक जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या हुआ था अभी। यहां हॉस्पिटल में सभी लोगों को लग रहा था कि मयंक जी सीनियर डॉक्टर के कोई रिश्तेदार हैं। सभी लोग मयंक जी को कह रहे थे, सर आप बाहर क्यों खड़े हैं गर्मी में। नहीं, मैं ठीक हूं। अरे आप उनके रिश्ते में हैं, प्लीज यहां बैठिए, आपके लिए कॉफी मंगवा रहे हैं। अब मयंक जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो बस घर पहुंचना था, दुकान पहुंचना था। करीब 2 घंटे बाद उन्हें बताया गया कि अब वो लड़का खतरे के बाहर है। इस पर बहुत बड़ी समस्या थी जो टल गई। हड्डी टूट गई थी, नस दब गई थी। अब घर तक पता नहीं कैसे बात पहुंची। उसकी वाइफ, उसके पापा, उसका बड़ा भाई, मयंक जी की वाइफ स्मिता, सब लोग अस्पताल पहुंच गए। मयंक जी को देखकर दुकान के मालिक हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुमने हमारा घर बचा लिया। मयंक जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है इन्होंने किया है। अब सबके सामने उन्होंने जेब में से बाबा श्याम की तस्वीर निकाली। स्मिता कहती है, अरे आपके पास कैसे आई। मैं जब से घर पे ढूंढ रही थी और दुकान पर भी ढूंढ रही थी, आप कैसे ले आए मेरे बाबा को। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे बाबा को नहीं लाता ना तो आज भैया का ऑपरेशन नहीं होता और शायद वो बचते भी नहीं। स्मिता रुकर बाबा श्याम की तस्वीर को माथे से लगाती है। तभी एक नर्स आती है और कहती है कि वो जो भाई साहब जिनके अभी पैर में चोट लगी थी उनके साथ कौन था। अब मयंक जी बोले, मैं हूं। तो नर्स ने कहा, वो भैया आपको अंदर बुला रहे हैं। वो अंदर पहुंचते हैं तो उस लड़के ने लड़खड़ाती सी जुबान में बोला, भैया मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। आपने मुझे जीवन दान दे दिया। मयंक जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया भैया, हर कोई आकर मुझे धन्यवाद दे रहा है। मेरी जगह आप बस इनको मानने लग जाओ। और उसे बाबा श्याम की तस्वीर दिखाई। लड़के ने हाथ जोड़ा और फिर आंखें बंद कर ली। लड़का यहां से करीब 20-22 दिन में अस्पताल से घर आया और फिर उसके अंदर बहुत बदलाव हुआ। मयंक जी को देखकर उस लड़के के मम्मी पापा सभी लोग इतने खुश हुए कि हमारे लिए तो मयंक भगवान का स्वरूप बनकर आया है। उस घटना के बाद वो लड़का बहुत सुधर गया। उसने अब शराब पीना छोड़ दिया और वो भी बाबा श्याम का भक्त बन गया। मयंक जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और वो खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।
तो दोस्तों देखा आपने कैसे बाबा श्याम ने मयंक जी का जीवन बदल दिया। दोस्तों आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।